नमस्कार दोस्तों। आशा है आप सब अच्छे होंगे। आज हम आगे बढ़ते हैं अपनी चल रही कहानी गोसाबा की मौत की रानी के पार्ट 2 के साथ। अगर आप इस चैनल पर नए हो या फिर रेगुलर आते हो तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर ऑन कर दें ताकि नई कहानियाँ आप तक सबसे पहले पहुँचें। और हाँ दोस्तों, अगर आपको ये कहानी पसंद आ रही है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा और स्टोरीज को अपने परिवार और दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिए। आज की शुरुआत करने से पहले मैं कुछ खास दर्शकों का दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं जो हर वीडियो में समय निकालकर प्यार और सपोर्ट देते हैं। यश जी इटली, गगन ब्रार जी, नावेद जी, बीट ड्रॉप्स 007, ईशांत तनवर जी, अखिलेंद्र कुमार जी, फ़हीम शरीफ जी, गेमिंग सुल्तान, कनक सिंह राजपूत जी, पंकज कुमार जी, डॉक्टर आलम साहब, नवीन राव जी, शिवजी जैन, NY ऑफिशियल, निशान सिंह जी, एच पर्सन, सुनील पोपेटा जी, रजनीश कुमार जी, गौतम नारायण जी, जयंत जी, दलबीर सिंह जी, हरविश सिंह जी और RK डायनामिक मैन। आप सभी को दिल से धन्यवाद। आपकी कमेंट्स और सपोर्ट इस चैनल की सबसे बड़ी ताकत हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारी बाकी कहानियां नहीं सुनी हैं तो एक बार प्लेलिस्ट ज़रूर चेक करें। हो सकता है वहां आपको आपकी अगली पसंदीदा कहानी मिल जाए। तो फिर चलिए कहानी गोसाबा की मौत की रानी के पार्ट 2 को शुरू करते हैं। एक पक्की आदमखोर को बस एक ही चीज काबू में रखती है, भूख। और भूख एक तय पैटर्न में चलती है। हामिदुल ये बात अच्छे से जानता था। बाघिन उसी चक्र में लौटेगी जैसा ज्वार भाटा चलता है। दोपहर की तलाश में उन्हें एक सुराग मिला। एक झुके हुए सुंदरी पेड़ के नीचे मिट्टी में बना हुआ उथला कटोरे जैसा गड्ढा। बाघ का अस्थायी आराम स्थान, जहां वह पिछले 48 घंटों में लेटी थी। हामिदुल घुटनों के बल बैठा। उसने हथेली मिट्टी पर रखी। मिट्टी अभी भी गर्म थी। वो धीमे से बोला, विधवा को मारकर वो यहीं आकर लेटी थी। वो बहुत निश्चिंत हैं, जरूरत से ज्यादा। और यही निश्चिंतता शिकारी का सबसे बड़ा हथियार होती है। उन्होंने चारा लगाने का निर्णय लिया। एक ताज़ा मरी हुई बकरी जिसे मोटी जड़ों से कसकर बांधा जाए, वहीं जहां बाघिन गुजरी थी। जिंदा चारा नहीं, 2 कारणों से। एक, जिंदा चारा शक पैदा कर देता है, लेकिन इन खारे सुंदरबन के पानी में ऊंचे ज्वार के साथ मरे हुए जानवर बहते दिखना बिल्कुल आम बात थी। उन पर कोई शक नहीं करता। 2, सुंदरबन में बाघ अक्सर भूख के कारण सड़ा गला भी खा लेते हैं। रतन ने हामिदुल की देखरेख में बकरी का शव बांधा। मोटा नारियल रस्सी का फंदा घुटने जितनी मोटी जड़ों के चारों ओर, ताकि ऊंचा ज्वार भी उसे हिला ना सके। सब कुछ बिल्कुल सही। हामिदुल ने गांठ 2 बार जांची। कासिम ने धीरे से कहा, शायद वो आज शाम के ज्वार में आ जाए। नहीं, हामिदुल ने पेड़ों की रेखा देखते हुए कहा, वो कल सुबह आएगी, जब भाटा होगा, मिट्टी खुली होगी और वो बिना आवाज के चल सकेगी। कल वो खुद को ज्यादा सुरक्षित महसूस करेगी। वे नाव की ओर लौटे और सावधानी से उसे 40 गज दूर लंगर डालकर रुक गए। इतना पास कि चारा दिखे, इतना दूर कि बाघिन उनकी गंध ना पहचान सके। रात बिना किसी घटना के बीत गई। बस कभी कभार दूर बहते मगरमच्छों की भारी आवाज उन्हें याद दिलाती रही कि ये पानी भी खतरों से भरा है। सुबह से पहले हामिदुल उठ गया, राइफल तैयार। नीचे ज्वार ने कीचड़ को पसलियों की तरह नंगा कर दिया था। बकरी का शव वैसा ही पड़ा था। रतन में फुसफुसाया, वो नहीं आई। लेकिन हामिदुल ने हाथ उठाकर उसे चुप कराया। एक हल्की सी आवाज, बहुत धीमी पर साफ, दाएं किनारे से आई। ना दहाड़, ना गुर्राहट, बस कोई भारी मौजूदगी। फिर बाघिन दिखाई दी, मैंग्रोव से बाहर निकलते हुए। उसकी खाल पर सूखी कीचड़ लगी थी। पेट थोड़ा झुका हुआ, खाने से नहीं बल्कि बच्चों को दूध पिलाने से। उसकी आंखें चारे को ऐसे देख रही थीं जैसे ये जंगल उसी का हो। कदमों के पीछे 2 छायाएं, 2 शावक, 2 जिंदगियां जिन्हें हामिदुल जानता था कि उन्हें भी खत्म करना पड़ेगा। बाघिन चारे तक आई। उसने सूंघा, घूमकर देखा, बैठी, इंतजार किया, फिर खाना शुरू किया। सब कुछ योजना के अनुसार चल रहा था। हामिदुल ने धीरे धीरे राइफल उठाई। नाव स्थिर थी, लेकिन तभी ज्वार अचानक तेजी से चढ़ा। कहीं दूर से बड़ी नदियों का पानी धकेल कर आया होगा। नाव जोर से डगमगाई, लालटेन हिल गई। कासिम नाव के किनारे को पकड़कर जम गया। रतन ठिठक गया। बाघिन ने तुरंत सिर उठाया।
उसकी आंखें तेज चमकी और फिर वो झटके से मुड़ी, घबराकर नहीं बल्कि अपनी फुर्ती, भरोसे और फैसले के साथ, और घने मैंग्रोव में गायब हो गई। चारा गया, मौका गया, पर बाघिन कहीं नहीं गई थी। वो बस और समझदार हो गई थी। और सुंदरबन में एक समझदार भूखी आदमखोर से ज़्यादा खतरनाक कुछ और नहीं होता है। सुंदरबन में बहती हुई नाव हमेशा किसी अनहोनी की कहानी लेकर आती है। कभी मालिक पास ही शहद काट रहा होता है, कभी लकड़ियां इकट्ठी कर रहा होता है, और कभी कोई मगरमच्छ रस्सी को छू कर निकल जाता है। लेकिन आज इस नाव की खामोशी कुछ और कह रही थी। हामिदुल ने निपा पाम के झुरमुट के पास उस छोटी नाव को देखा, धीरे धीरे बहती हुई, जैसे मौत खुद पानी पर तैर रही हो। न चप्पू, न लालटेन, न इंसान। उसका दिल एक पल को रुक गया। रतन, ले चलो उधर, उसने आवाज में कंपकपी छिपाते हुए कहा। काशिम हाथ में रस्सी लिए खड़ा था, उसकी आंखों में भी वही डर चमक रहा था। नाव पास आने लगी और सच सामने आने लगा। लकड़ी के तले पर 3 गहरे पंजे के निशान, जैसे किसी दानव ने उसे फाड़ने की कोशिश की हो। सीट टूटी, बिखरी, और नाव के पिछले हिस्से पर सूखता हुआ खून। एक आदमी ने यहां पूरी जान से लड़ाई की थी, और बहुत जल्दी उसकी लड़ाई खत्म हो गई थी। हामिदुल ने नदी के किनारे कीचड़ को टटोला। एक लकीर, जैसे किसी को घसीटा गया हो। एड़ी का निशान, और सुबह की ज्वार से थोड़ा सा धुला खून। वो उस लकीर को जंगल के भीतर ले गया, 40 गज तक। हर कदम के साथ दिल और भारी होता गया। फिर वो रुक गया। शरीर जड़ों के बीच अटका हुआ था, आधा खाया हुआ, आधा मिट्टी में दबा हुआ। दृश्य इतना भयानक था कि हवा भी कुछ क्षण के लिए ठहर गई। बाघिन ने बहुत कम खाया था, इसका मतलब था वो फिर लौटेगी। लेकिन आज नहीं। ताज़ा शिकार के बाद वो आराम करती है। हामिदुल ने लंबी सांस ली और नाव की ओर वापस चला। हर कदम पर मौत की गंध पीछे पीछे चल रही थी। गांव पहुंचा तो लोग घरों के अंदर छिप गए। किसी ने पास आने की हिम्मत नहीं की। दरवाजे और खिड़कियां एक एक कर बंद होती गईं। पूरा गांव एक गहरे भारी सन्नाटे में डूब गया। चिता के पास आग की लपटों को देखते हुए एक बुजुर्ग ने धीमी कांपती आवाज में कहा, अब उसे इंसानों से डर नहीं रहा, उसने अपने शिकार बदल दिए हैं, अब हम भी उसके शिकार हैं। हामिदुल ने कुछ नहीं कहा। उसका चेहरा शांत था, लेकिन अंदर उसका दिल सच को स्वीकार चुका था। यह पूरी तरह बनी बनाई आदमखोर थी, सोची समझी, निडर, हर दिन और खतरनाक। सबसे डरावनी बात, उसके 2 बच्चे अब बड़े हो रहे थे और वे अपनी मां की हर आदत सीख रहे थे। अगर आज कुछ नहीं किया गया तो बहुत जल्द सुंदरबन में 3 आदमखोर घूमते होंगे। 3 मौतें, 3 परछाइयां, 3 दहशतें। हामिदुल की मुट्ठियां कस गईं। वो जानता था वो ऐसा भविष्य कभी होने नहीं देगा। उस रात हामिदुल ने बंदूक तक को नहीं छुआ, क्योंकि कुछ मौतें अंधेरे में ही घूमती हैं और सुंदरबन का अंधेरा जान ले लेता है। जंगल रात को इंसानों का नहीं, दरिंदों का होता है, और जो इंसान इसे भूल जाता है वो अगली सुबह सिर्फ एक कहानी बनकर मिलता है। पहली सुबह की रोशनी कीचड़ पर रेंग रही थी, जैसे जंगल खुद जगा हो और किसी को ढूंढ रहा हो। तीनों आदमी अपने अपने डर को निगलते हुए उसी एक नाव में निकले। शांत पानी इतना शांत था कि वो डर की चुप्पी लग रहा था। ज्वार उतर चुका था, कीचड़ फैला था, चौड़ा, चिपचिपा, और उस कीचड़ में कई जगह कुछ घसीटने के निशान अब भी ताज़ा चमक रहे थे। ये वही रास्ता था जहां किसी आदमी को उसकी मौत ले गई थी। वे बाघिन के खून से लथपथ रास्ते को देखते हुए आगे बढ़े। आधे खाए मांस की सड़ी गंध हवा में भारी थी। कीचड़ जगह जगह किसी भारी शरीर के वजन से उखड़ा हुआ था। एक नाले के पास खून के छींटे जम चुके थे, जैसे कोई मांस वहां पटक कर फाड़ा गया हो। तभी रतन का हाथ कांप गया। भैया ये देखो, कीचड़ पर छोटे पंजों के निशान, लेकिन बच्चे वाले नहीं, किशोर शावक, आधा बड़ा आधा खतरनाक। हामिदुल नीचे झुककर निशानों को पढ़ता रहा। उसके माथे पर पसीना जम गया था। एक शावक पीछे रह जाता था। वो हर चीज में नाक घुसाता था, और वो इतना लापरवाह था कि मौत उसे बहुत जल्दी मिल सकती थी। यही कमजोरी थी, यही मौका था। नाव को बिना आवाज के किनारे छिपाया गया। पेड़ों की जड़ें पानी की सतह पर ऐसे उभरी थीं जैसे किसी दानव की काली उंगलियां। हवा इतनी घनी थी कि लगता था जैसे कोई अदृश्य चीज उनकी गर्दन पकड़ रही हो। और तभी हामिदुल ठिठक गया। एक शावक, अकेला, पूरी तरह बेखबर,
एक गिरे हुए पेड़ के पास एक आधे सड़े हुए केकड़े को सूंघ रहा था। उसके दांतों पर कीचड़ और मांस का मिश्रण चिपका था। उसकी माँ कहीं नहीं थी, उसका भाई कहीं नहीं था, लेकिन मौत सिर्फ कुछ कदम दूर खड़ी थी। काशिम की आवाज़ हवा से भी धीमी थी। अगर आप गोली चलाओगे, वो टूटी हुई पागलपन से आएगी। हामिदुल ने आंखें नहीं झपकाईं। आए? अच्छा है, उसने कहा। आओ। उसने डबल बैरल उठाई, निशाना साधा, गहरी सांस लेकर धा। गोली के झटके ने पूरा जंगल हिला डाला। शावक हवा में उछला और कीचड़ में मुंह के बल गिरा। खून उसके छाती से बहने लगा और कीचड़ में लाल दरारें बन गईं। उसकी आंखों में आखिरी भ्रम था, जैसे उसे समझ नहीं आया कि दुनिया इतनी क्रूर क्यों है। और फिर वो दहाड़, ऐसी दहाड़ जैसे किसी भूखे राक्षस की नींद टूट गई हो, ऐसी दहाड़ जो आदमी की हड्डियों के अंदर तक चली जाए, ऐसी दहाड़ जिसे सुनकर पेड़ों की पत्तियां तक कांप जाएं। माँ! वो ना पीछे से आई, ना दाएं से, ना बाएं से। वो जैसे पृथ्वी को फाड़कर बाहर निकली, मैंग्रोव की जड़ों को तोड़ती, उछालती, गुर्राहट में ऐसी आग लिए जिसे कुछ बुझा नहीं सकता था। उसकी आंखें नारंगी नहीं थीं, वे दो जलते हुए सूरज थीं, खून और बदले से भरे हुए। हामिदुल ने जल्दबाजी में गोली चलाई। गोली उसके कंधे को छीलती हुई निकल गई, पर उस एक चोट ने उस बाघिन को दर्द से ज्यादा पागलपन दे दिया था। उसने छलांग मारी, पूरी ताकत से, ऐसी कि अगर कीचड़ ना होता तो तीनों आदमियों के टुकड़े तुरंत उड़ जाते। कीचड़ ने उसे धीमा किया और यही उनकी जिंदगी थी। रतन और काशिम ने हामिदुल को पकड़ा, खींचते हुए चीखे, नाव में, जल्दी जल्दी। बाघिन ने 10-12 घर तक पीछा किया और फिर अचानक रुक गई, अपने मरे हुए बच्चे के पास। वो झुकी, सूंघा, फिर उसके शरीर को पंजे से मोड़ा, जैसे उसे जगाने की कोशिश कर रही हो। एक माँ की टूटी हुई चीख हवा में भर गई, गहरी, काली, कांपती हुई, जिसमें दर्द से ज्यादा बदला था। और फिर उसने धीरे से सिर उठाया, उन 3 आदमियों की ओर। उसकी आंखों में सिर्फ एक चीज थी, वादा, खूनी वादा। वो लौटेगी, उन्हें ढूंढेगी, और अगली बार जंगल खुद तय करेगा कौन शिकारी है और कौन शिकार। सुंदरबन कभी इंसानों की गति से नहीं चलता। जो आदमी जंगल पर समय थोपने की कोशिश करता है, जंगल बस इंतजार करता है, और इंतजार में ही वो आदमी को तोड़ देता है। शावक के मरने के बाद पूरे 7 दिन सोनाखाली गांव टूटी हुई सांस की तरह जीता रहा, खामोश, खिंचा हुआ, डर की पतली डोरी पर झूलता हुआ। माएँ अपने बच्चों के पैरों में रस्सी बांधकर उन्हें रसोई तक सीमित कर देतीं। मर्द सिर्फ उजाले में जालों की मरम्मत करते। मावें ऐसे चलती जैसे मौत को छू छू कर निकल रही हों, धीमी, मापी हुई, सोच समझकर। हामिदुल एक ऐसी सच्चाई जानता था जिसे बाकी सभी दबा रहे थे। बाघिन बदला लेने के लिए आएगी, और बदला हमेशा खून मांगता है। वो जानता था कि ये बाघिन अपनी आदतें नहीं छोड़ेगी। वो शिकार छिपाती, थोड़ा खाती, फिर अपने बच्चों को सिखाती थी। अब एक शावक मर चुका था, जंगल का न्याय स्पष्ट था, वो बराबरी करेगी। या तो वो रात में और ज्यादा साहसी बनेगी, या दिन में और ज्यादा चतुर। हामिदुल को शक था कि अब वो अपनी जमीन बदलेगी, ऐसा इलाका चुनेगी जहां नावें आसानी से फंस जाएं और इंसान पीछे मुड़ने का रास्ता ना पाए। उस दिन आसमान नीचा था, सीसा भरा, बिना बारिश के, बस एक भार जैसा जो टूटने का इंतजार कर रहा हो। ज्वार उतर चुकी थी, मैंग्रोव्स का कीचड़ एक मरे हुए वेल की पसलियों जैसा खुला पड़ा था। हामिदुल पहली रोशनी के साथ निकल पड़ा। एक नाव, 3 आदमी, जाल छोटे छोटे रोल में, बांस की लंबी डंडियां उथले पानी में नाव धकेलने के लिए, और बंदूक कपड़े में लपेटकर चुप कराई हुई, क्योंकि अब एक आवाज भी मौत बुला सकती थी। वे सिर्फ दिन में ट्रैक करते थे। रात में ट्रैकिंग के लिए ना साहस होती है, ना समझदारी, बल्कि सीधे आत्महत्या। दिन की रोशनी ही उन छोटे छोटे निशानों को दिखाती है जिन्हें ज्वार भी हमेशा नहीं मिटा पाती। धीमी मापी हुई चाल में वे उन जगहों से गुजरे जहां केकड़ों के बिल हाल ही में टूटे थे, जहां मैंग्रोव की पत्तियां कम ऊंचाई पर फटी थीं, और जहां कीचड़ पर हाल का मृत शरीर घसीटा गया था। ये बाघिन के जागते हुए संसार की सीमाएं थीं। आधा मील अंदर जमीन नरम हुई और एक गंध हवा में टंगी, पुराने खून और सड़े मछली की। वहां उन्हें वो जगह मिली जहां कुछ रात पहले का चारा, एक मरी हुई बकरी का शव, लाकर छिपाई गई थी, सड़े पत्तों के नीचे, आधे कीचड़ में दबी हुई। बाघिन ने खाया था, पर पूरा नहीं,
क्योंकि बच्चों को दूध पिलाने वाली माँ अधिक नहीं खाती। शिकारी का ये अनुशासन ही उसे जिंदा रखता है। हामिदुल ने उस बकरी की खाल का टुकड़ा जेब में डाला। गांव वालों को सबूत चाहिए होता है, सबूत डर को काबू में रखता है। वे आगे बढ़े। दोपहर तक हवा भारी होने लगी, ऐसी भारी जिसमें बारिश टंगी हो लेकिन गिरने से हिचक रही हो। बगुले सीधे खड़े जैसे किसी अनहोनी के इंतजार में हों। एक संकरी घास से अटी हुई ढलान पर उन्हें ताज़ा पंजों की लड़ी मिली, वो जगह जहां नाव अक्सर किनारे सटाकर बांधी जाती है। एक लापरवाही, एक झुकाव, एक फिसलन और पूरी दुनिया टूटने लगती है। उन्होंने मरे हुए आदमी की नाव याद की और उसकी गलती। इस जंगल ने उन्हें सिखाया था, उभरी जड़ पर पैर मत रखना, बच्चे को झुककर देखने मत देना। नाव सुरक्षित लगती है, पर यह जंगल में सबसे बड़ा भ्रम है। ये बाघिन जान चुकी थी कि नावें कब कमजोर पड़ती हैं। वो पानी के नीचे दबकर चुपचाप नजदीक आ सकती थी और क्षण भर में उसमें कूद सकती थी। दोपहर लगभग 2 बजे सामने टूटे हुए सुंदरी पेड़ की छाया में 2 आकृतियां सरकती दिखाई दीं। एक बड़ी, धीमी, भारी, सोच समझ कर चलती हुई, और एक छोटी, कच्ची उम्र की, दुनिया को खेल समझने वाली। बाघिन किनारे किनारे चलती थी, फिर चुपचाप नाव में छलांग लगाती थी। नदी के मोड़ का फायदा लेकर वो अपने आप को पूरी तरह छुपा लेती थी। ये जीनियस रणनीति थी, जंगल की बुद्धि और भूख की मजबूरी का घातक मिश्रण। हामिदुल ने हाथ से इशारा किया और तीनों एक छुपी कोह में दुबक गए। उन्होंने देखा वो विशाल बाघिन एक पुरानी फेरी की नाव को सूंघ रही थी, कल ही जल्दबाजी में छोड़ी गई थी। वो रुकी, फिर इतनी सहजता से, इतनी प्रैक्टिस तरीके से छलांग लगाई कि नाव चीख भी ना पाई। लकड़ी चरमराई, थोड़ा झुकी और फिर चुप, पूरी चुप्पी। वो अब मौत को भी चुप कराना सीख चुकी थी। नाव धीरे धीरे धारा के साथ बह गई, एक हल्का झुकाव और फिर एक मोड़ के पीछे गायब। ज्वार उठी और सब निशान ऐसे मिट गए जैसे वहां कुछ हुआ ही ना हो। कुछ देर बाद उन्हें एक शरीर मिला, शफीकुल, उस फेरी का आखिरी नाविक। वो बड़ी सफाई से मारा गया था, जैसे कोई सर्जन खून की एक बूंद भी जरूरत से ज्यादा गिरने ना दे। किसी जानवर ने उस पर हाथ तक नहीं लगाया था, क्योंकि ये शव शिकार नहीं था, पाठ था, एक अभ्यास, एक चेतावनी। बाघिन अब महारत सीख रही थी। दिन के शिकार की खबर गांव में आग की तरह फैल गई। अब सब समझ गए थे कि ये बाघिन चांद के भरोसे नहीं है, वो दिन में भी आती है। और अब दिन सुरक्षा का भ्रम टूट चुका था। नावें नीची बांधी जाने लगीं, बच्चों को काम पर ले जाना खतरा बन गया। गांव की पंचायत इस उधेड़बुन में थी, किनारे मजबूत करें या बच्चों को अंदर हटाएं। सुंदरबन में हमेशा वही चुनाव होता है, कुछ रोजी पर समझौता करो या जिंदगी को दांव पर लगा दो। हामिदुल जानता था कि अब खेल बहुत बड़ा हो चुका है। वो सिर्फ शिकारी नहीं रहा, वो अब गांव का आखिरी उम्मीद भी और उसका सेनापति भी। सिर्फ गोली मारने से कुछ नहीं होगा। अगर बाघिन जिंदा बच गई और उसने अपने बच्चे को हर ट्रिक सिखा दी तो कल 2 दरिंदे होंगे। उसका डर सबसे बड़ा था, इलाका बदलना। अगर वो नया चैनल चुन लेती तो गश्त को समय लगता और तब तक जाने जाती। उसे पता था वो हथियार बदल चुकी है, ज्वार और नाव। उसे जमीन पर वापस लाना होगा, जहां इंसान का पलड़ा थोड़ा भारी पड़ सकता है। इसके लिए धैर्य चाहिए था, चारा और छल और पूरे गांव की मदद। और 3 आदमी एक नाव में, जो उस पर का इंतजार करेंगे जब ज्वार उसकी एक गलती उजागर कर दे। वे लौटे, शफीकुल की टूटी हुई चप्पू लेकर, सबूत के रूप में, और इस ज्ञान के साथ कि उनके सुरक्षित दिन अब खत्म हो चुके थे। सुंदरबन की धुंध साधारण नदी की धुंध नहीं होती। ये नमकीन कफन है, भारी, गाढ़ा और ऐसा कि आदमी का चेहरा निगल ले। सुबह के समय ये नालों पर ऐसे फैलती है जैसे जंगल खुद को नया रूप दे रहा हो, दुनिया को बदल रहा हो। इस धुंध में आदमी अपनी आंखें खो देता है, पर कोई और इंद्रियां जाग जाती हैं। आवाजें अजीब तरीके से चलती हैं, नज़दीक की चीज़ दूर लगती है, दूर की चीज़ पास। और नाव तो बस एक टूटी हुई हड्डी लगता है जिसे कोई भी अदृश्य दानव पल में तोड़ सकता है। और इस धुंध को बाघिन ने अपना हथियार बना लिया था। चांदनी में चलते हुए वो दिख जाती थी, मगर इस कफन में चप्पू की हल्की आवाज भी जैसे किसी और दुनिया से आती थी। वो किनारों से किनारों पर पुरोहित की तरह चलती थी, धीमी, छुपी हुई, जैसे पानी ने उसे अपने पंख दे दिए हों।
हामिदुल ने ये बदलाव सबसे पहले महसूस किया। पुराने केकड़े के बिल अचानक शांत हो गए थे, जैसे कोई भारी चीज रात में उन पर से गुजरी हो। आम पक्षियों ने अपनी शाखाएं बदल ली थी, जैसे उन्हें उस दिशा में मौत की गंध आती हो। कुत्ते, जो हमेशा किसी आदमी के आने पर भौंकते थे, अब चुपचाप अपने दांत भींचे बैठे रहते थे। हामिदुल ने तुरंत चौकसी बढ़ाई। उसने निगरानी रखने वाले लोगों को भोर से पहले नाव में तैनात किया, पर हर किसी को चेताया, किनारे पर अकेले मत चलना, नाव में कभी एक आदमी मत रहना, अकेलापन ये जंगल खा जाता है। एक धुंध से डूबी सुबह, दुनिया जैसे दूध में डूबी हुई थी। उन्हें नए निशान मिले। संकड़ी खाड़ी के पास ताज़ा पंजों की लड़ी, उसी दिशा में जहां दूसरे किनारे पर कुछ झोपड़ियां थीं। गंदली कीचड़ सिर्फ उतरती ज्वार में ऐसी होती है। मतलब ये बाघिन समय देखकर चलती थी, जानती थी कब आदमी पानी लेने आता है, कब केकड़े के जाल देखने जाता है। धुंध, जो उनके लिए रोजमर्रा थी, उसके लिए चाकू की धार जितनी पैनी ढाल बन चुकी थी। हामिदुल ने खाड़ी के मुहाने पर एक छुपी चौकी बनाई। नाव को ऐसे बांधा कि वो हिल न सके। लालटेन नीचे रखी ताकि उसकी लौ धुंध में दूर ना दिखे, और बंदूक पास रखा, उसका एकमात्र हथियार। वो चारा रखने की सोच रहा था, मगर तुरंत इरादा बदल दिया। चारा बाघिन को एक और खतरनाक सबक सिखा देता कि इंसान भोजन देते हैं, और अगर उसने ये सीख लिया तो उसका आतंक 10 गुना बढ़ जाता। इसलिए उसने योजना बनाई, बाघिन को खुद गलती करने देना, उसे एक संकड़ी जगह में धकेलना जहां खुली जमीन में गलत कदम उसे मौत तक ला दे। वो बस एक मौके की प्रतीक्षा कर रहा था। पहली रोशनी चढ़ी, पर धुंध काली स्याही की तरह गाढ़ी थी। हवा नम, जैसे जंगल की सांस उनके कानों में उतर रही हो। और फिर धुंध में सांस लेने जैसी आवाज उठी, धीमी, लंबी, मानो कई फेफड़े एक साथ चल रहे हों। एक छाया उभरी, वो थी गोसाबा की बाघिन, बड़ी रानी यानी मौत की रानी। वो खाड़ी के मुहाने पर खड़ी थी, सिर झुकाए, पानी सूंघती हुई, हर आवाज को जंगल की किताब की तरह पढ़ती हुई। उसके कान फड़क रहे थे। वो घुटती रोशनी को परख रही थी। हामिदुल बिल्कुल स्थिर था, उंगली बंदूक पर ट्रिगर पर नहीं। जब तक वो खुली जगह में ना आती, गोली बेकार थी। कदम दर कदम बाघिन पानी के किनारे आई, जैसे पीने वाली हो। एक शावक पीछे धुंध में छाया बनकर खड़ा था। जानता नहीं था कि दुनिया कितनी क्रूर है, मगर मां की शांत चाल ने उसे भी साहस दिया था। फिर सबकी उम्मीदों के विपरीत वो सीधे नाव की ओर नहीं बढ़ी। वो दाईं मुड़ी, उस छोटी पट्टी की ओर जहां मछुआरे केकड़ों के लिए चारा रखते थे, मानो वो आदमी के हर रोज के कदम कंठस्थ कर चुकी थी। ठीक उसी पल कोई बूढ़ा कुत्ता पास की झोपड़ी से लंबी भद्दी कांपती हुई भौंक उठा। भौंक इतनी तेज कि धुंध फट गई। बाघिन का सिर झटका, ध्यान टूटा। पल भर में वो दिशा बदलकर घने मैंग्रोव की ओर घुस गई। योजना टूटी हवा की तरह हामिदुल के हाथ से निकल गई। एक मौका, दिनों की मेहनत, एक कुत्ते के गले से फटी आवाज में खो गया। अगर कुत्ता 2 सेकंड और चुप रहता, बाघिन शायद उस एक गलती में खुली जगह पर आ जाती, जहां आदमी का हथियार जंगल की आंख से भी तेज होता है। मगर जंगल ही बाघिन का पक्ष ले रहा था। उस दोपहर गांव की पंचायत ने महिलाओं और बच्चों को 2 रातों के लिए भीतर गांव में भेजने का आदेश दिया। ये कदम उतना ही व्यवहारिक जितना निराशाजनक था। महिलाएं इसे अपना निर्वासन मान रही थी, मर्द इसे अस्थायी सुरक्षा। हामिदुल जानता था ये कोई स्थायी समाधान नहीं है। सुंदरबन मर्दों को अंदर के गांव में रोजगार नहीं देता, उनकी रोजी इन्हीं कीचड़ों में है। पर अभी और मौतें रोकनी जरूरी थी। दूर से बाघिन ये सब देख रही थी। उसने मनुष्य की प्रतिक्रिया सीख ली थी। आवाज दो, भीड़ उठेगी, महिलाएं हटेंगी, जगह खाली होगी। खाली जगह आसान शिकार पैदा करती है। उसने रास्ते बदले, छोटे कम संरक्षित गांवों की ओर। और धुंध जो कभी इंसान को बचाती थी, अब उसके लिए साबुन की तरह पारदर्शी कवच बन चुकी थी। हामिदुल समझ गया, अब ये खेल किसी साधारण शिकारी का नहीं रहा। अब उसे बाघिन को गलती करने के लिए मजबूर करना होगा। एक ऐसी चाल जो केवल ये धरती दे सकती है। ज्वार, उथला पानी, संकरे नाले
और उसकी एकमात्र नाव। उसने योजना शुरू कर दी थी, धीमी, लंबी, खतरनाक। ये एक धैर्य की लड़ाई होने वाली थी। दो सहनशीलताएं आमने सामने, आदमी की और हामिदुल की, और उस जानवर की जिसे सदियों की चुप्पी और पानी ने घड़ा है। सुंदरबन कभी सिर्फ बारिश नहीं करता, वो गुस्सा निकालता है। यहाँ का तूफान पेड़ों को ही नहीं, जमीन की यादों को भी मिटा देता है। मनुष्य और जानवर जो निशान छोड़ते हैं, बारिश उन्हें ऐसे घोल देती है जैसे वे कभी थे ही नहीं। जिस दिन तूफान उठा, हामिदुल ने इसे सिर्फ मौसम नहीं देखा, एक अपशकुन, जैसे जंगल खुद कोई फैसला सुनाने वाला हो। आकाश काला हो रहा था, हवा ताल के पत्तों को तेज दांतों से कुतरने लगी थी। हामिदुल समझ गया, जो भी करना है जल्दी करना होगा। उन्होंने तूफान से पहले खेल खेलने का फैसला किया। ये दांव था, क्योंकि तूफान हफ्तों की मेहनत एक झटके में मिटा देता है, लेकिन तूफान जानवरों के दिमाग में भी उथल पुथल कर देता है। एक मां बाघिन अपने बच्चे की रक्षा में तूफान में और भी क्रूर, तेज, अंधी बन जाती है। हामिदुल ने अपना घात एक संकरे रेतीले टीले पर लगाया, जो ज्वार उतरने पर कुछ घंटों के लिए उभरता था। दो बड़े जलमार्गों के बीच ये एक गला घोंट बिंदु था, जहां बाघिन को किसी भी दिशा में खुलकर भागना मुश्किल होता। योजना सीधी थी, एक तरफ इंसानों की उपस्थिति, दूसरी तरफ चारा, और बीच में तूफान का डर जो बाघिन को पानी में कूदने से रोकेगा। अगर वो यहां आएगी तो बच नहीं पाएगी। वे सुबह होते ही चुपचाप इंतजार में बैठ गए। दोपहर से पहले ही आकाश शीशे में बदल गया। हवा एक दिशा से आई, फिर दूसरी, फिर हर दिशा से। बादल वेल की पीठ जैसे फूले हुए, काले, भरे हुए, गिरने को तैयार। पहले बूंदें आईं, मोती जैसी, फिर प्रहार आया, जैसे 100 आदमी एक ही ढोल पर चोट मार रहे हों। नदी उबल रही थी, कीचड़ उछल रहा था, जड़ें पानी में कामुक हिंसा जैसी ताकत से हिल रही थीं। और उसी उथल पुथल में दो घटनाएं एक साथ हुई। एक पड़ोसी द्वीप से थके हारे मछुआरों का दल अपनी छोटी कच्ची नाव लिए धक्का खाते हुए उसी रेत के टीले की ओर आया। तूफान ने उन्हें ऐसी शॉर्टकट में धकेला जिसकी कीमत कोई नहीं चुकाना चाहता। वे सोना खाली के नहीं थे। उन्हें ना पता था कि निगरानी कहाँ थी, न ये कि ये जगह बाघिन के नए रास्ते का दरवाज़ा बन चुकी थी। वे तूफान से भाग रहे थे, मगर सीधे मौत में घुस गए। बाघिन मैंग्रोव से निकली, धुंधली, विशाल, बारिश और गर्जना का फायदा उठाती हुई। तूफान ने उसकी हर आवाज़ छिपा दी थी, उसका हर कदम बिजली की गर्जना में खो जाता था। वो टीले की ओर बढ़ी, जहां मछुआरों की नाव डरी हुई पक्षी की तरह लग रही थी। वो जानवर जो हफ्तों से मनुष्यों का अध्ययन कर रही थी, समझ चुकी थी कि तूफान आदमी को गलत फैसले करवाता है, और गलत फैसले मांस बन जाते हैं। परिणाम तेज था, निर्दयी था, जानवर बनाई सजा जैसा था। बाघिन ने उन मछुआरों को कुछ ही सेकंड में चकनाचूर कर दिया, इतनी जल्दी कि हामिदुल का हाथ बंदूक की ओर भी न गया। बारिश की दहाड़ उनके चीखों को डुबोती रही। दुनिया ने उनकी मौत का शोर सुना ही नहीं। एक का शरीर टूटी नाव के तख्ते के नीचे फंसा मिला, दूसरा बाघिन ले गई, कभी वापस नहीं आया। तूफान और ज्वार ने मिलकर दो जिंदगी और सारे सबूत निगल लिए। तूफान ने हामिदुल की योजना भी तोड़ दी। ज्वार बदली, रस्सियां खुल गईं, चारा वाली नाव तेज हवा और तरंग में बह गई। उनकी खुद की नाव ऐसे हिल रही थी मानो अभी उलट जाएगी। कासेम ने पानी और कीचड़ चेहरे से पोंछा और कसमसाई आवाज में बोला, सब खत्म हो गया भैया। सुबह जब तूफान थमा, सुंदरबन बदल चुका था, जैसे रात ने इस धरती को नया चेहरा दे दिया हो। निशान धुल चुके थे, घसीटने के चिन्ह गायब, पेड़ों के नीचे टूटे पत्तियों की चादर, हर कदम एक नई पहेली। 2 आदमी मरे जो गांव की सूची में लिखे तक नहीं थे। उनका शोक अकेला था, बेआवाज था, सबूत भी मर गए। जगह जहां से हामिदुल बाघिन के गुप्तमान तक पहुंच सकता था, अब फिर से शून्य थी। जंगल ने खुद अपनी किताब साफ कर दी। गांव पर भूरे रंग की थकी हुई उदासी छाई हुई थी। कम हाथ जाल सुधारने के लिए, ज्यादा हाथ लकड़ी इकट्ठा करने के लिए।
तूफान ने केवल मर्दों की जानें ही नहीं, उनकी प्लानिंग करने की क्षमता भी छीन ली थी। डर जो पहले बस रहता था, अब सांस लेने लायक आकार ले चुका था। हामिदुल बुजुर्गों के साथ बैठा। किसी ने कहा दूर की सरकारी चौकी से मदद मांगे, किसी ने कहा गांव के जीवन को बदल दें जब तक बाघिन खुद थक कर न चली जाए। पर हामिदुल जानता था, आदमखोर कभी मनुहार से नहीं रुकते। वे तब रुकते हैं जब आदमी उनकी भूख से भी छोटी एक गलती उनसे करवा दे। इसी के लिए अब उसे एक ऐसा जाल बनाना होगा जिसे न तूफान तोड़ सके, न रात छिपा सके, न ज्वार बहा सके। और वो जाल अगली बार या तो बाघिन मारेगी या वो खुद मर जाएगा। तूफान के बाद किसी पगडंडी को फिर से बनाना महज शारीरिक मेहनत नहीं है। इसमें नई तटरेखा को पढ़ने की कल्पना और धैर्य चाहिए कि दिन की रोशनी में बैठकर कीचड़ का धीमा हिसाब अपने रहस्य उगले। हामिदुल तूफान की तबाही के बावजूद एक छोटे लेकिन जिद्दी आशावाद के साथ किनारे पर लौटा। ऐसा आशावाद जो सिर्फ वही आदमी वहन कर सकता है जिसे ज्वार भाटा और गम ने गढ़ा हो। उसने योजना अलग तरह से बनाई थी। अब रणनीति नाटकीय टकराव की नहीं थी, बल्कि बाघिन के विकल्पों को धीरे धीरे कम करने की थी। उसके उथले रास्ते को कम आकर्षक बनाना था, उन जगहों की संख्या कम करनी थी जहां नाव पर घात लगाकर हमला किया जा सकता था। इसका मतलब था दिन का काम, कठिन श्रम और एक ऐसे गांव को मनाना जिसके पास मदद के लिए कम हाथ थे। उसे ये सब अपनी एक अकेली नाव से करना था। सबसे पहले उन्होंने 3 सुबह कम ज्वार के समय कमजोर किनारों पर पुलिया बनाई। कोई बड़ा निर्माण नहीं, बल्कि एक व्यावहारिक बदलाव। छोटे खूंटे और तेजी से रखे गए झाड़ झंकाड़ जहां जड़ें नावों और आदमियों के लिए पैर रखने की झूठी जगह उजागर करती थीं। विचार सरल था, उजागर किनारों को असुविधाजनक बनाना। यदि नाव उस जगह पर आराम से नहीं टिक सकती थी जिसे बाघिन इस्तेमाल करना पसंद करती थी, तो उसे किनारे पर जाना पड़ता और ज़मीन पर दिखना पड़ता। एक जानवर जो शिकार के लिए पानी पसंद करता है, वो सूखी ज़मीन पर नुकसान में होता है। दूसरे हामिदुल और उसके आदमियों ने एक छोटी सहायक धारा के एक संकरे घुमावदार मोड़ को चौड़ा कर दिया, ताकि फिसलते हुए जानवर के पास छिपने के कम विकल्प हों। ये काम कीचड़ भरा, क्रूर और बेजान था। आदमी घुटनों तक धंस जाते, छोटी रेत की ढेरियों और लट्ठों को खोदते और हटाते, और कच्चे झाड़ झंकाड़ को खूंटों से बांधते। उन्होंने ये महिमा के लिए नहीं किया, उन्होंने ये इसलिए किया क्योंकि मैंग्रोव जीवन का गणित कहता है कि छोटे बदलाव ही सुरक्षित पैटर्न में बदल जाते हैं। तीसरे, उसने छोटे निष्क्रिय अवलोकन बिंदुओं का एक क्रम स्थापित किया। एक आदमी के छिपने और देखने के लिए घुटनों तक ऊंचा एक छिपा हुआ ठिकाना, एक छोटी सी खोह में एक दबी हुई घंटी वाली रस्सी जो तब बजती जब कोई जानवर एक संकरे रास्ते से खुद को घसीटता, और अंत में कम लंगर वाली एक तैरती हुई वस्तु जिस पर एक छोटा लाल कपड़ा होता जो सतह पर तब आता जब कोई शिकारी नाव उससे टकराती। कुछ भी चालाक नहीं, लेकिन दूर से चेतावनी देने में प्रभावी। इस काम में समय और धैर्य लगा। हर दिन वे एक जगह का परीक्षण करते और फिर ये देखने के लिए पीछे हट जाते कि ज्वार कैसे प्रतिक्रिया करता है। गांव वाले तूफान के बाद धीरे धीरे जीवन के काम पर लौट रहे थे, मदद के लिए आगे बढ़े। वे उत्सुक नहीं थे, लेकिन आवश्यकता और डर अच्छे प्रेरक होते हैं। जो महिलाएं सुरक्षा के लिए अंदरूनी इलाकों में चली गई थीं, वे अनिच्छा से जाल सुधारने और जाल बिछाने के लिए वापस आईं जहां काम जारी रखना था। चौथे दिन उनके काम का फल मिला, किसी विजयी पकड़ के रूप में नहीं, बल्कि जानकारी के रूप में। हामिदुल को एक ताज़ा निशान मिला जहां बाघिन ने नए झाड़ झंकाड़ वाले खूंटों का परीक्षण किया था और उन्हें नापसंद पाया था। उसने नहर में आगे जाने का फैसला किया था, जहां किनारे अभी भी लुभावने थे। उसके हस्तक्षेप ने उसे रोका नहीं था, लेकिन उसने उसे चुनाव करने पर मजबूर कर दिया था। उसने दिन की रोशनी में ही उसका पीछा किया। अगली खोज एक मांद थी, एक गिरे हुए पेड़ की जड़ के नीचे की एक खोह जहां शावक छिपता था। एक छोटी छिपी हुई खोह में चिकनी और खुरची हुई जगह जिसे केवल कम ज्वार ही उजागर करता था। भीतर एक माँ और उसका एकमात्र बचा हुआ शावक छिपते और शिकार के लिए घात लगाते, जीवित मांसपेशियों की 2 छोटी मशीनों की तरह। उसे तुरंत और स्पष्ट रूप से बेचैनी महसूस हुई। ऐसी जगह पर दोनों को मारना बहुत कठिन होगा, लेकिन इसका मतलब मैंग्रोव को अपने हिंसक तरीकों से पुनर्व्यवस्थित होने देना भी था। उसे केवल परिणाम और सिर्फ परिणाम के बारे में सोचना था। वो पानी के किनारे उस निर्णय के साथ बैठा और फिर वही किया जो उसने हमेशा किया था। उसने एक सतर्क, नपातुला तरीका चुना। वो मान पर सीधे हमला नहीं करेगा, इसके बजाय वो उसके पीछे के रास्ते को अनुपयोगी बनाने की योजना बनाएगा, उसके छिपने के लाभ को खत्म करने का। वो उसे एक छोटी खुली सैंड की पट्टी पार करने पर मजबूर करेगा ताकि वो आसानी से शिकार करने वाली जगह तक पहुंच सके, और वहीं खुले में वो एक सावधानी से लगाए गए शॉट के साथ तैयार रहेगा। हामिदुल गांव लौटा।
उसका सिर आने वाले काम से भरा हुआ था। बुजुर्गों ने नाले की अपनी धीमी इंजीनियरिंग जारी रखने पर सहमति दिखाई। उनके पास संसाधनों की कमी थी, लेकिन उनके पास एक हथियार था जो मायने रखता था, स्थानीय ज्ञान और उसे इस्तेमाल करने की इच्छा। जो आदमी काम से बचते थे वो नाव खाने में घूम रहे थे, खूंटों को धकेल और पुल कर रहे थे, झाड़ झंकार लगा रहे थे और एक ऐसे नक्शे को पढ़ रहे थे जिसे केवल मैंग्रोव बनाने वाला ही बना सकता था। सप्ताह के अंत तक उनके बदलावों ने बाघिन के पसंदीदा गलियारे को जोखिम के मामले में और भी कीमती कर दिया। जानवर को अधिक ऊर्जा खर्च करनी पड़ती, कम आरामदायक तरीकों से चलना पड़ता और शायद अगर समय ठीक होता तो खुद को एक ऐसे शिकारी के सामने उजागर करना पड़ता जो सुबह होने का इंतजार कर सकता था। खाता फिर से मोटा हो गया, सुरक्षित सीमा के लिए छोटे खर्चे। ये धीमा काम था, शानदार नहीं, लेकिन सुंदरबन में धीमा काम अक्सर सबसे घातक हथियार होता है। हामिदुल उस रात अधिक आराम से सोया, इस बात से अवगत था कि ज्वार ने उसे एक छोटा और कड़ा लाभ दिया था। भर बताएगी कि क्या बाघिन उसकी शर्तें मानने को तैयार थी। वो धैर्य के लिए तैयार था, उसके पास व्यापार करने के लिए और कुछ नहीं था। दोस्तों, आज की कहानी यहीं खत्म करते हैं। उम्मीद है आपको यह हिस्सा पसंद आया होगा। अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल ज़रूर दबाइए ताकि अगला भाग मिस ना हो। और अगर ये कहानी आपको पसंद आ रही है तो लाइक, कमेंट और शेयर करके हमें और प्रेरणा दें। थोड़ा समय मिले तो हमारी प्लेलिस्ट्स और अन्य कहानियाँ भी ज़रूर देखें। वहाँ आपको कई दिलचस्प सीरीज़ और थ्रिलर स्टोरीज़ मिलेंगी। मैं बहुत जल्द लौटूंगा इस कहानी के अगले हिस्से के साथ, गोसाबा की मौत की रानी। लेकिन याद रखिए, कभी कभी शांत जंगल सबसे खतरनाक संकेत होता है और अगली सुबह किसका नाम फुसफुसाता होगा सुंदरबंस। गुड बाय दोस्तों, और अपना ख्याल रखें।